गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम अपने राष्ट्रपति के जो क्लास चल रही थी उसकी चौथे भाग के अंदर अपन ये अध्ययन करने वाले हैं आगे, जिसमें अपन पहले अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक जो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में चर्चा की है। इससे पहले वाले जो वीडियोज़ है उसके अंदर अपने संविधान सभा, प्रस्तावना, अनुसूचियाँ, मूल अधिकार, इन सब की विस्तार से चर्चा कर ली है। अपना अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है राष्ट्रपति, जिसकी 3 क्लासें पहले से अपलोड कर रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनको भी जाकर ज़रूर देख ले। उनमें ट्रिक के माध्यम से हमने राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद जो है उनको अच्छे से याद कर लिया है। आज की कक्षा में अपन अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित जो और अन्य जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनके बारे में, यानी 52 से 62 तक की ट्रिक अपन ने देख ली। अब इसके अलावा कौन कौन से अनुच्छेद है राष्ट्रपति से संबंधित जो कि एग्ज़ाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है और बार बार एग्ज़ाम्स में रिपीटेडली पूछे भी जाते हैं। आपको बता दें कि ये जो क्लास चल रही है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भारतीय राजनीति का सेगमेंट है ये सभी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है। इसलिए ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, चाहे वो पशु परिचर का एग्ज़ाम हो, बीएसटीसी हो, पीटीईटी हो, एलडीसी हो, रीट हो, सेकंड ग्रेड हो या फिर आरएस का हो, सभी की दृष्टि से है, क्योंकि इसमें छोटे से लेकर डीप तक पूरा अध्ययन करवाया गया है। तो आज की क्लास के अपन चर्चा करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें राष्ट्रपति की, तो कल हमने अध्ययन किया था 52 से लेकर 62 तक अनुच्छेद। अब आज अपन बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित और कौन कौन से अनुच्छेद है। तो 65, 71, 72, 74, 75, 76 ये जो पूरे अनुच्छेद है इनकी अपन विस्तार से नीचे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें अनुच्छेद 65 की, तो अनुच्छेद 65 क्या कहता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद का उल्लेख मिलता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब है अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी वजह से रिक्त हो जाता है, यानी कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है या उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। यानी अगर कभी भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है किसी भी रीजन की वजह से, तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता। अब मान लो दिमाग में सवाल आए कि चलो राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति को बना दिया, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का अगर पद रिक्त हो जाए तो कौन इसका राष्ट्रपति का पद संभालेगा? तो ध्यान रहे कि इसमें फिर भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार जो है वो संभालेगा। ऐसा केवल एक बार हुआ है और वो व्यक्ति थे मोहम्मद हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। अब बात करें अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश तीनों का पद रिक्त हो जाए तो क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी कि हमारा जो वरिष्ठतम या जो कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय, उसका जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। यानी अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति बनेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेगा, अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर जज होगा वो इसका पदभार संभालेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान वेतन भत्ते मिलते हैं, यानी कि जब तक वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा तब तक उसको जितने भी वेतन भत्ते और लाभ मिलते हैं वो सारे के सारे वही मिलेंगे जो राष्ट्रपति को मिलने चाहिए। कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के तौर पर काम कर सकता है। तो ध्यान रहे कि ये 6 महीने के लिए काम कर सकता है। अब तक भारत में 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब 3 कौन कौन से उसकी बात करते हैं। एक तो है वीवी गिरी। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है उनका जब निधन होता है तो उस कारण पद रिक्त हो जाता है और वीवी गिरी जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। दूसरी बार न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला जो है वो राष्ट्रपति बनते हैं जब वीवी गिरी त्याग पत्र दे देते हैं। तो जब वीवी गिरी इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद हिदायतुल्ला राष्ट्रपति बनते हैं। तीसरे बनते हैं बीडी जत्ती।
फ़खरुद्दीन अली जो अहमद है, उनका जब निधन होता है तो उस समय बीडी जत्ती जो है उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। यानी आज तक ये 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, इनका नाम ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहा। 3 ऑप्शन इनमें से मिलेंगे और चौथा ऑप्शन कोई और दे दिया जाएगा, या आजकल जैसा ट्रेंड चल रहा है वैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 और 2, 1 2 3, 1 2 3 4 या इनमें से कोई नहीं। तो उस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए तीनों का नाम ध्यान रखना। अब बात करते हैं भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति की। तो इसकी अभी अपन ने चर्चा की कि वीवी गिरि जी प्रथम राष्ट्रपति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति। भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, इसकी भी अपन ने ऊपर चर्चा कर ली है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 71। ये भी राष्ट्रपति से संबंधित है। अगर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई भी विवाद होता है तो उसमें अंतिम निर्णय जो है वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है, विशेष तौर से इसमें जब भी ऑप्शन मिलेगा तो उसमें जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग, उसका भी नाम इसके अंदर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, चुनाव आयोग इसका निर्णय नहीं करता है, इसका निर्णय करता है सुप्रीम कोर्ट। यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित कर दे तो क्या होगा, तो राष्ट्रपति द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लो राष्ट्रपति बन गया और बनने के बाद में उसने कुछ कार्य किए और बाद में पता चलता है सुप्रीम कोर्ट को कि ये चुनाव अवैध था और सुप्रीम कोर्ट उस चुनाव को खारिज कर देती है। तो इसमें ये ध्यान रखना, उस जितने से कार्यकाल में उसने जितने भी काम किए हैं वो काम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो काम वैसे के वैसे ही रहेंगे, यानी उनको कैंसिल नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 72 की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति का उल्लेख है, यानी राष्ट्रपति जो है वो सज़ा को कम कर सकता है, माफ़ कर सकता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं उसकी बात करते हैं कि सज़ा को लेकर राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, कौन सी सज़ा माफ़ कर सकता है। इसके बाद अपन ये भी चर्चा करेंगे कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जो है इन दोनों में क्या अंतर है समाधान की शक्ति को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं क्षमा करना, यानी अगर मान लो कोई व्यक्ति है, उसको जेल में डाला गया, राष्ट्रपति उसकी सज़ा माफ़ कर सकता है, यानी पूर्णतः सज़ा को माफ़ करना, क्षमा करना। दूसरी है परिहार। परिहार का मतलब होता है उसकी जो प्रकृति है उसको चेंज कर दे या फिर उसकी अवधि जो है वो घटा दी जाए, यानी उसकी प्रकृति चेंज नहीं करेगी, केवल और केवल उसकी अवधि चेंज कर दी जाएगी। परिहार का मतलब है कमी करना, जैसे मान लो किसी को 20 साल की सज़ा दे रखी है तो उसको घटाकर कम कर दे, 10 साल की कर दे। दूसरा है लघुकरण, इसमें प्रकृति भी चेंज कर दी जाती है और अवधि भी घटा दी जाती है, इसमें दोनों चीज़ें हैं। तीसरी है विराम, यानी कुछ विशेष परिस्थितियों में जो उसकी सज़ा है उसको कुछ टाइम के लिए रोक दी जाती है और उस टाइम पीरियड के बाद में वापस उसकी सज़ा लगा दी जाती है। जैसे कोई मान लो गर्भवती महिला है और वो जेल में है, तो उसकी प्रेगनेंसी के समय में 2-3 महीने जो 4 महीने होंगे उस कंडीशन में उसकी सज़ा पर विराम लगा दिया जाएगा और उसके बाद में वापस उसको सज़ा के लिए डाल दिया जाएगा, यानी उसकी सज़ा को कुछ समय के लिए विराम लगा दिया जाए। आखिरी है निलंबन, यानी कि पर विलंब, अस्थायी रोक। इसमें अस्थायी तौर पर रोक लगा दी जाती है कि कितने समय तक होगी ये अभी पता नहीं है, निलंबित कर दी जाती है सज़ा को। अब बात करते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की, कि इन दोनों की सज़ा में क्या क्या अंतर है। सबसे पहले अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 में है और राज्यपाल की जो शक्ति है वो है अनुच्छेद 161 में। ये मैंने पहले भी अपने एक वीडियो के अंदर फॉर्मूला बताया था, +89 फार्मूला। अगर आप इंडियन पॉलिटी का, यानी कि भारतीय संविधान में या केंद्र सरकार के अंदर जितने भी अनुच्छेद है उनमें अगर आप +89 करते हो तो लगभग अनुच्छेद जो है वो स्टेट वाली जो है सरकार उससे मिल जाते हैं। जैसे इधर राष्ट्रपति का 72 है, इसमें 89 ऐड करेंगे तो 161 हो जाएगा, 161 हो जाएगा। यानी कि जब भी आप केंद्र सरकार के किसी अनुच्छेद में 89 जोड़ोगे तो ये चला जाएगा आपके स्टेट जो सरकार है उसके अनुच्छेद के अंदर, चाहे हाई कोर्ट वाला हो, चाहे लोकसभा राज्यसभा वाला हो, तो वहाँ पर लगभग इसमें मिल जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की इस शक्ति के बारे में। तो राष्ट्रपति फांसी यानी कि मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ये सज़ा माफ़ नहीं कर सकता। सबसे मेन अंतर दोनों में यही है कि राष्ट्रपति फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। राष्ट्रपति सैन्य यानी कि जो सैन्य न्यायालय यानी कि जो मार्शल कोर्ट है उसके द्वारा दिए गए दंड को भी माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल इसको भी माफ़ नहीं कर सकता। तो ये दो मुख्य चीज़ें हैं जो दोनों में डिफरेंस पैदा करती है।
एक बात हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो एक साथ ये पॉइंट दिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल लिख के क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरी कि राष्ट्रपति संघ समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर किए गए अपराध को क्षमा कर सकता है, संघ सूची और समवर्ती सूची पर, जबकि राज्यपाल जो है वो राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर क्षमा कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति संघ और समवर्ती सूची, क्योंकि समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है, इसलिए समवर्ती सूची राज्यपाल वाले टाइम पर भी आएगी और राष्ट्रपति के समय में भी आएगी। लेकिन जो संघ है इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है तो राष्ट्रपति आएगा, और राज्य सूची में राज्यपाल का जो राज्य सरकार कानून बनाती है इसलिए यहाँ पर राज्यपाल आएगा। अब आगे बात करते हैं एक महत्वपूर्ण नोट की। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास क्षमा करने की शक्ति होती है, लेकिन राज्यपाल के मुकाबले राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति विस्तृत है और व्यापक है, यानी कि थोड़ी ज़्यादा होती है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति फांसी की सज़ा माफ़ कर सकता है, सैन्य कोर्ट यानी कि जो मार्शल लॉ होता है उसके आधार पर जो कोई अपराध है उसकी सज़ा भी राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। अब एक बार जो अपन ने ऊपर पढ़े हैं इनके अर्थ देख लेते हैं क्या क्या है। दूसरी जो हमने सज़ा पढ़ी थी माफ़ करने वाली, उसमें कहा था अपन ने परिहार। परिहार का मतलब है कि दंड की प्रकृति नहीं बदलती, केवल अवधि कम हो जाती है। इसके बाद लघुकरण, लघु का मतलब होता है छोटा कर देना, कम कर देना। इसमें दंड की प्रकृति और अवधि दोनों कम कर दी जाती है। विराम, कुछ विशेष परिस्थितियों में सज़ा पर रोक लगाना, इसकी भी अपन ने चर्चा कर दी, जैसे गर्भावस्था है या विकलांगता की परिस्थिति हो जाती है उस समय। और निलंबन या परविलंब का मतलब होता है अस्थायी रोक लगाना। अब बात करते हैं PIL की, यानी कि जनहित याचिका। राष्ट्रपति जो जनहित याचिका है, दया याचिका है, उस पर कितने समय में निर्णय देगा, इसके लिए संविधान में कोई भी निश्चित समयावधि का उल्लेख नहीं है। यानी कोई व्यक्ति जिसको सज़ा मिली गई है वो दया याचिका लगाए, जनहित याचिका अलग चीज़ होती है, PIL ये दया याचिका है। जब दया याचिका वो लगाए तो उस दया याचिका पर कितने समय में राष्ट्रपति फैसला देगा, इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो इसमें फैसला ले भी सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकता है। ध्यान रखना, PIL एक अलग चीज़ होती है जिसमें जिसको बोलते हैं जनहित याचिका। जब कोई मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के अंदर नहीं लगाए, जो पीड़ित है वो नहीं डाले, उनकी स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति उसके लिए कार्रवाई करने की मांग करे तो उसको बोलते हैं जनहित याचिका। तो जनहित याचिका अलग अलग होती है। दया याचिका का मतलब है जो दोषी व्यक्ति है वो अपनी सज़ा को कम करवाने के लिए या माफ़ करवाने के लिए डालता है, उसको बोलते हैं दया याचिका। अब बात करते हैं, राष्ट्रपति यदि एक बार दया याचिका खारिज कर देता है तो दोबारा प्रस्तुत नहीं कर सकता। यानी कि अगर राष्ट्रपति के सामने किसी ने दया याचिका भेजी और राष्ट्रपति ने पहली बार में खारिज कर दी तो वो व्यक्ति दूसरी बार राष्ट्रपति के पास वापस दया याचिका नहीं डाल सकता। दया याचिका पर राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्णय की न्यायपालिका जांच यानी कि समीक्षा नहीं कर सकती। यानी कि राष्ट्रपति अगर कोई भी सज़ा माफ़ करता है या परिहार करता है, लघुकरण करता है, कोई भी चीज़ चेंज करता है तो उसकी कभी भी समीक्षा नहीं की जा सकती न्यायालय के द्वारा कि आपने ये कार्य क्यों किया या नहीं करना चाहिए था, इसकी कभी भी जाँच नहीं की जा सकती। दया याचिका पर राष्ट्रपति स्वविवेक से निर्णय नहीं लेता बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह लेता है। और ये बात अपन ने स्टार्टिंग में ही कर ली थी कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। अधीनस्थ का मतलब कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल। तो राष्ट्रपति ये कार्य स्वविवेक से नहीं करता है बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह लेकर करता है। 74 जो है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अभी अपन ने बात करी थी अनुच्छेद 71 के अंदर भी कि अनुच्छेद 72 में कि राष्ट्रपति जो सज़ा माफ़ करता है उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह लेता है। तो यही चीज़ है कि राष्ट्रपति अपनी सभी जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग किस प्रकार से करता है, तो वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, न्यायपालिका इसका समीक्षा या जांच नहीं कर सकती। मान लो कोई कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, जिस कार्य के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने उसको सलाह दी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी, इस बात को लेकर कभी भी न्यायपालिका जांच नहीं कर सकती कि ये कार्य करने के लिए केंद्रीय न्यायपालिका ने कहा है या नहीं कहा, यानी इसकी कभी भी जांच नहीं हो सकती।
अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन की। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार भी पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाया जा सकता। यानी इससे पहले ये नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और उसके तहत ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद की सलाह है उस सलाह को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। हमने पहले पढ़ा था कि लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल आते हैं, संसद में जो बिल आते हैं, उस बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन ये जो सलाह दी जाती है इस सलाह के लिए वापस पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है। यानी कि राष्ट्रपति को वो सलाह माननी ही पड़ेगी, ये कह दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में। लेकिन राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। यानी 42वें संविधान संशोधन में कहा कि पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते। 44वें संविधान संशोधन में वापस चेंज किया और कहा कि मानना तो बाध्यकारी है, लेकिन एक बार वो कह सकता है कि चेक कर लो भाई, अगर कोई चीज़ मंगवा उसको साइन करनी है तो एक बार के लिए वो कह सकता है कि आप एक बार इस पर पुनर्विचार कर लो। अगर वो पुनर्विचार नहीं करते हैं या उसको है जैसे वापस कहते हैं कि हमको इस पर कोई भी पुनर्विचार नहीं करना है और यही कार्य हमारा माना जाएगा, तो उस पर राष्ट्रपति फिर दोबारा कुछ भी नहीं कर सकता। यानी यदि केंद्रीय मंत्रिपरिषद दोबारा उसी प्रस्ताव को संशोधन सहित या संशोधन रहित, यानी कि संशोधन के साथ या बिना संशोधन किए अगर वापस भेजती है तो पुनः राष्ट्रपति के पास भेजने पर राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। कुल मिलाकर बात यह है कि राष्ट्रपति एक बार कह सकता है कि इसमें कोई चेंज कर लो, अगर वो चेंज करते हैं या नहीं करते, दोनों ही परिस्थितियों में राष्ट्रपति को उनकी बात मानना कंपलसरी है, बाध्य है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 75 की। प्रधानमंत्री और मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, ये अनुच्छेद 75 के अंदर लिखा हुआ है। अनुच्छेद 76 जो है वो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसमें उल्लेख मिलता है। महान्यायवादी का मतलब होता है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये किस में, कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 के अंदर है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 77 की। संघीय जो कार्यपालिका है उसके समस्त कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है तथा राष्ट्रपति विभिन्न विभागों में कार्य आवंटन हेतु नियम बनाता है। यानी कि राष्ट्रपति जो है वो संघीय कार्यपालिका में ये कार्यों का बंटवारा करता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये कार्य बंटवारा राष्ट्रपति खुद नहीं करता, ये किसकी सलाह पर करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। यानी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जैसी सलाह देगी उस हिसाब से राष्ट्रपति कार्यों का बंटवारा करता है, अनुच्छेद 77 के तहत। अब बात करते हैं अनुच्छेद 78 की। इसमें प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख है, यानी प्रधानमंत्री के कौन कौन से कर्तव्य है इसकी बात की गई है। यानी कि सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकता है। यानी प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को सूचना दे, मांगने पर या फिर बिना मांगे। अगर राष्ट्रपति सूचना मांगता है तो उसको सूचना देनी, अगर नहीं भी मांगता है तो भी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री जो है वो सूचना देगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 78 कहता है। अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं जो RS के अंदर पूछा गया था। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के 3 प्रकार के कर्तव्य है। अब कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। विधायी मामलों की सूचना प्रदान करें, यानी कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि जो विधायी मामले हैं, कानूनी जो मामले हैं, उसकी सूचना राष्ट्रपति को प्रदान करे। दूसरा, प्रशासनिक या कार्यपालिका संबंधी जो मामले हैं उनकी सूचना भी प्रदान करे। यानी एक तो विधायी मामलों की सूचना प्रदान करे, प्रशासनिक या कार्यपालिका संबंधी मामलों की सूचना प्रदान करे। यदि किसी एक मंत्री ने निर्णय लिया है और यदि राष्ट्रपति अपेक्षा रखते हैं तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि उसे संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाया जाए। यानी मान लो किसी एक मंत्री ने कोई निर्णय लिया तो राष्ट्रपति जो है वो कहेगा कि इस निर्णय को सब पूरी जो मंत्रिपरिषद है उसके सामने रखा जाए। तो ये 3 प्रकार की चीज़ें हैं। ये RS के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया जिसमें निम्न में से कौन सा कथन सत्य और कौन सा कथन असत्य है, उस फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं आर्टिकल 79 की। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है, यानी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि संसद के सदन कितने हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद के कितने अंग होते हैं, तब हम कहते हैं कि 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि दोनों सदनों में कोई भी बिल आएगा तो वो बिल दोनों सदनों से पारित होकर फिर राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जाता है, तभी वो कानून या अधिनियम बनता है। इसलिए राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग है।
संसद का उल्लेख लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। यानी अनुच्छेद 79 जो है इसमें संसद का उल्लेख है। ये 3 अनुच्छेद है, इसको आप कंटिन्यू याद रख सकते हो। एक ट्रिक है सरला। अनुच्छेद 79 संसद, अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा और अनुच्छेद 81 के अंदर आ जाएगा लोकसभा। सरला यानी से संसद, रे से राज्यसभा और लय से लोकसभा। तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। सरला, संसद, राज्यसभा और लोकसभा, ये 3 अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। इसमें बाकी जो अनुच्छेद पढ़े हैं उसमें आपको अनुच्छेद याद नहीं रखने, केवल और केवल आपको ये याद रखना, एक महान्यायवादी का अनुच्छेद याद रखना 76 वाला। बाकी में जो बातें लिख रखी है वो बातें आपको याद रखनी है, अनुच्छेद याद सारे नहीं करने हैं। अब बात करते हैं संसद के। तो अभी हमने देखा था, बताया था कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन घटक या अंग की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है। अब एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 361। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल या राज प्रमुख के विशेष अधिकार, उन्मुक्तियां यानी कि छूट का उल्लेख है। 361 के अंदर राज्यपाल और राष्ट्रपति जो है इनके विशेष अधिकार और छूट का उल्लेख है। पहली बात यह है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए किसी भी निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या कार्य करते हैं, इसके लिए किसी कोर्ट में जाकर उनको वापस इसके लिए जवाबदेही नहीं देनी होगी कि आपके कार्यकाल में ये कार्य हुआ और इसका परिणाम ये रहा। इस बात के लिए वो न्यायालय के समक्ष जाकर जवाबदेही नहीं होंगे। दूसरी बात करें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक पद पर है तब तक उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अगर आपको याद होगा तो जब अपन ने मूल अधिकार पढ़े थे तब भी इसकी चर्चा की थी कि कानून के समक्ष सभी समान है, लेकिन उसके अंदर फिर अपन ने अनुच्छेद पढ़े थे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल या जो मंत्री है उनको कुछ विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। उसी के अंदर ये भी आप याद रख सकते हो कि इनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक या फौजदारी मामला नहीं चला सकते। उस टाइम भी अपन ने अध्ययन किया था कि सिविल जो मामले होते हैं वो चलाए जा सकते हैं, फौजदारी मामले नहीं चला सकते। यदि पदावधि के दौरान सिविल मुकदमा चलाया जाता है तो राष्ट्रपति को 2 माह पहले सूचना देनी होगी। राष्ट्रपति और राज्यपाल को पदावधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसकी भी अभी अपन ने चर्चा की थी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को जब तक वो अपने पद पर है तब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब अंतिम रूप से एक क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अंतर संबंधित है? यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों से संबंधित कौन कौन सा अनुच्छेद है? तो इसमें ये ऑप्शन है 75, 74, 77 और 78। तो इसमें उत्तर सही होगा 1, 2 और 4, 75 वाला, 74 वाला और अनुच्छेद 78। ये तीनों अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अंतर संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए अनुच्छेद को एक बार थोड़ा नज़र बाहर निकालना जरूरी है। बाकी अनुच्छेद अपन ने ट्रिक के माध्यम से देख लिए, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनकी भी अपन ने चर्चा कर ली है। तो इन सभी का अच्छे से अध्ययन करें और इनको नोट्स फॉर्म में उतार लें, और अपने जो वीडियो है वो आपको टाइम पर रेगुलर मिलते रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।